ओम नमो भगवते रुद्राय। यह महाविद्या के अंतर्गत भगवान रुद्र, भगवान विष्णु दोनों को सामूहिक जो है आवाहन करने के लिए प्रयोग होता है। 12वें भाव में ग्रहण लगने से कर्ज का बोझ बढ़ेगा, कर्ज लेने पे मजबूर होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो में, लिक्विडिटी में कमी आएगी। आपके संतान हैं, बच्चे हैं, तो इस होली पर विशेष ध्यान रखें। उनको अकेले बाहर ना जाने दें, उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम ना दें, थोड़ा सा उनके ऊपर निगाह रखें और आने वाले 45 दिनों तक यह ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो तृतीय भाव पीड़ित होने से प्रेम संबंधों में धोखा मिलना, प्रेम संबंध पीड़ित होना, यह जो है पूर्ण रूप से दृष्टिया देखा जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण चूंकि होली के दिन पड़ रहा है जी, तो उस लिहाज से जानना चाह रहे हैं कि भाई इस बार हमारी राशि फल में क्या है। तो ज़रा मैं चाहूँगा पहले आप एक एक करके ज़रा संक्षेप में सभी राशियों के बारे में, जातकों के बारे में बताइए। पंचांग तो आपको ज़रूरत है नहीं, आप तो अपने आप ही सब चीज़ें बता देंगे एक एक राशि का। तो ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, पंचांग अब इसलिए भी नहीं चला जाता, कितनी भ्रांतियां हो गई हैं कि 15 दिन पहले से ही चिल्लाना पड़ता, तो मस्तिष्क में वो एक एक चीज़ रट जाती है कि लग्न क्या लग रहा है। जैसे अभी आपको बोला मैंने, आप अभी कुंडली बना दूंगा आपके सामने, कर्क लग्न की आ जाएगी 3:20 पे ग्रहण के समय पे। तो अगर ग्रहण काल के लग्न की गणना किया जाए और उस समय की ग्रही स्थितियों की गणना किया जाए तो सिंह लग्न में, सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, कर्क लग्न रहेगा और अष्टम भाव में उस समय के जो है सूर्य, राहु, मंगल एक साथ युति में रहेंगे, बुध के साथ जो है चतुर्ग्रही योग का निर्माण वहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है, तो संतान पक्ष की पीड़ा, संतान को स्वास्थ्य पीड़ा, संतान पक्ष को चोट लगना, यह थोड़ा सा देखा जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर आप जो है मेष राशि के जातक हैं, आपके संतान हैं, बच्चे हैं, तो इस होली पर विशेष ध्यान रखें। उनको अकेले बाहर ना जाने दें, उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम ना दें, थोड़ा सा उनके ऊपर निगाह रखें और आने वाले 45 दिनों तक यह ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का पूरक है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ख्याल आपको इस ग्रहण के दौरान संतान पक्ष का रखना है या संतान का रखना है। बात दूसरी राशि की करते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए रविंद्र जी, यह ग्रहण जो है वह जो है जो चतुर्थ भाव में लग रहा है, सिंह राशि में लग रहा है। चतुर्थ भाव जो है माता का है, भूमि भवन का है। तो ऐसी अवस्था में जो है अगले 40-45 दिनों तक जो है विवादित कोई भूमि ना खरीदें, प्रॉपर्टी ना खरीदें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और प्रयास करें कि माता और मन दोनों का कारक चंद्रमा है वह दूषित हो रहा है और ग्रसित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में माता को अपशब्द ना बोलें, माता से जो है प्रयास करें कि उनका आशीर्वाद लेकर के अगले 40 दिनों तक घर से निकलें, यह आपके लिए विशेष स्थान रखता है। बात करते हैं तीसरी राशि चक्र की। राशि जो है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध प्रधान है और बुध राहु की भी युति बनी हुई रहेगी कुंभ राशि में। तो ऐसी अवस्था में जो है यह ग्रहण जो है आपके लिए वह तृतीय भाव में लग रहा है, यानी कि जो है सिंह राशि में लग रहा है। तृतीय भाव में यह ग्रहण लगने की वजह से जो है पराक्रम पर यानी आत्मविश्वास में कमी आएगी, आत्मबल में कमी आएगी, बहुत जल्दी होप लूज करना शुरू कर देंगे आप, मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करेंगे, इस प्रकार के सिम्टम्स देखे जाएंगे। और एक विशेष ध्यान, तृतीय भाव ही प्रेम संबंधों का भी भाव कहलाता है, यानी सप्तम भाव जो है वह वैवाहिक स्थान रखता है और तृतीय भाव जो है प्रेम संबंधों का। तो तृतीय भाव पीड़ित होने से प्रेम संबंधों में धोखा मिलना, प्रेम संबंध पीड़ित होना, यह जो है पूर्ण रूप से दृष्टिया देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप संयमित रहेंगे, थोड़ा सा आप ख्याल करेंगे, जीवा पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि बुध राहु की युति है, अब शब्द भी निकल सकते हैं, क्रोध में भी आ सकते हैं आप, तो आपके लिए इस ग्रहण का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी इसका दोष जो है कम रहेगा। बात करते हैं रविंद्र जी चौथी राशि जो है, चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क लग्न में ही लग रहा है, यानी कि जो राशि है उसके घर में ही यह ग्रहण लग रहा है और राशि जो रहेगी वह सिंह रहेगी। लग्न बन रहा है कर्क, यानी कर्क इनडायरेक्टली राशि जो है वह पीड़ित हो रही है। तो कर्क राशि में लगते हुए जो है इसके दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, ठीक है। कर्क लग्न में ग्रहण लग रहा है और राशि जो उस समय रहेगी, चंद्रमा जो विद्यमान रहेगा द्वितीय भाव यानी कि सिंह में रहेगा। तो ग्रहण जो है सिंह राशि में लग रहा है द्वितीय भाव में, और आपका लग्न भी पीड़ित हो रहा है, यानी कि आपको स्वयं को शारीरिक पीड़ा, शारीरिक रोग ये सब हो सकता है, मानसिक रूप से कोई पीड़ा मिल सकती है, बेवजह आप
तनाव में आ सकते हैं, डीप थिंकिंग, डिप्रेशन समतुल्य जो है पीड़ाएं मिल सकती हैं। तो आपको जो है विशेष ख्याल करना है, जल की बर्बादी नहीं करना है। ग्रहण के दिन बैठ करके आपको जो है मानसिक जाप जो है करना है अपने इष्ट का, अपने गुरु का। यह जाप करते हैं आप तो आपको इसका दुष्प्रभाव कम होगा। अब बात करेंगे पांचवी राशि की। पांचवी राशि है जो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही ग्रहण लग रहा है, लग्न है उस समय रहेगा कर्क, यानी कि 12वां भाव सिंह का, और राशि जो है सिंह ही है, यानी आपके घर में ही, सिंह के घर में ही उस समय चंद्रमा ग्रसित हो रहा है। तो जब सिंह राशि में ग्रसित होगा तो चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ पीड़ित हो रहा है। आपके राशि स्वामी भी सूर्य जो है वह राहु के साथ युति में है। तो ऐसी अवस्था में पद प्रतिष्ठा पर चोट आना, अगर आप राजनीतिक प्रतिष्ठा पे हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र होना, आपके खिलाफ जो है विरोधाभास होना, परिवार कुटुंब में मुखिया हैं तो परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा, आपके ऊपर लांछन लग सकता है, आरोप लग सकता है। यही कहानी जो है ऑफिस के फ्लोर, कार्यालय में भी देखी जा सकती है। आपके जो है कलीग्स के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा षड्यंत्र इत्यादि रचे जा सकते हैं। तो आपको जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ज्ञात अज्ञात शत्रु का रखना है, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु होता है और मन ही ग्रसित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में अपनी चीज़ें, अपने राज, अपने जो है हिडन चीज़ें किसी से इस बीच शेयर ना करें, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपसे बचाव के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका यही है। बात करें अगर छठवीं राशि जो है कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, यानी सिंह राशि में लग रहा है। 12वें भाव में ग्रहण लगने से कर्ज का बोझ बढ़ेगा, कर्ज लेने पे मजबूर होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो में, लिक्विडिटी में कमी आएगी। पैसा कहीं ना कहीं विवादित होगा या बाधित होगा, रुकेगा। किसी को उधार दिए थे वह देने से मना कर सकता है आपकी ज़रूरतों के समय, आने वाले समय में। तो इस तरीके की घटनाएं देखी जाएंगी। और साथ ही साथ अगर अगले जो है 30 दिनों में आप जो है भ्रम में आकर के नौकरी में परिवर्तन कर लेते हैं या व्यवसाय में कोई विस्तार करने जा रहे हैं तो उसको रोक दीजिए, नहीं तो आप जो है परेशान हो सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें जो है 7वीं राशि जो है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह 11वें भाव में ग्रहण लग रहा है सिंह राशि में। 11वें भाव में जब ग्रहण लगता है तो यह लाभ स्थान है, यानी कि अगले 40 दिनों तक जो है व्यर्थ व्यय कराएंगे, पैसे की बर्बादी करेंगे। पैसे की बर्बादी ऐसे, पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से, चाहे फिजूल खर्ची हो, चाहे बेवजह घर में बर्डन आ जाए, हेल्थ कोई बर्डन आ जाए, या किसी को भी मदद करना पड़ जाए, मतलब वो पैसा आपके पास नहीं रहने वाला है। तो आर्थिक स्थिरता नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर रहेगा। साथ ही साथ 11वें भाव में लगने से जो है नौकरी या फिर जो लोग प्रमोशन खास करके देख रहे हैं या परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें जो है किसी न किसी प्रकार से अवरोध या रुकावट आ सकती है। इस प्रकार से देखा जा सकता है। बात होगी अब 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें भाव में लग रहा है, कार्य स्थान पे लग रहा है। तो कार्य स्थान पर लगने से वह लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, जो किसी कमाऊ पोस्ट पे होंगे, उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, उनका पद बदला जा सकता है, उनका प्रभार बदला जा सकता है। वह लोग जो विदेश में जा कर के अध्ययन करना चाह रहे हैं या जो है रोजगार तलाशने की इच्छा है उनकी, उसमें जो है देरी आ सकती है, रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही 10वें भाव में यह ग्रहण घटित होने से एक चीज़ और देखने को मिलेगा वृश्चिक राशि वालों के, कि इनके ऊपर, इनके कार्य को देखते हुए इनके ऊपर आरोप लग सकता है। जैसे कि कोई आपका कार्य पुलिस में आप हैं तो आपके ऊपर जो है किसी का पक्ष रखने का हो जाए, ज्योतिषी हैं तो गलत प्रेडिक्शन का या गलत जो है सलाह देने का आरोप लग जाए। इस तरीके से गलत आरोप, आक्षेप लग सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को संभल कर रहने की जरूरत रहने वाली है। बात करते हैं रविंद्र जी 9वीं राशि जो है वह है धनु राशि। धनु राशि गुरु प्रधान है पूर्ण रूप से, और मीन राशि में शनि विराजमान है। और जिस समय यह ग्रहण लग रहा है शुक्र की युति भी रहेगी। उस दिन जो है शुक्र निकल करके शनि के साथ युति ले चुके होंगे। तो ऐसी अवस्था में जो इनके लिए भाग्य स्थान पर यह घटित हो रहा है सिंह राशि में, तो इनके लिए भाग्य का जो है बल कमजोर होगा। यानी अब तक जो सक्सेस इन्हें मिल रही थी, जो छोटे छोटे परिश्रम करने से इनको जो है आसानी से जो है बल मिल जा रहा था, उसमें जो है इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा, और अपने अध्ययन को और बढ़ाते हुए कठिन परिश्रम के साथ लक्ष्य की सिद्धि करनी पड़ेगी। धनु राशि वालों के लिए एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में
जो है थोड़ा सा संयमित होकर चलें, अपने चरित्र पर संयम रखें, तो आपके लिए आने वाले 40 दिनों में मुसीबतें कम रहेंगी, नहीं तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बात होगी 10वीं राशि मकर राशि। मकर जो है पूर्ण रूप से शनि प्रधान है, और कुंभ में यानी कि एक राशि पहले जो है सूर्य राहु की युति बनी हुई रहेगी, मंगल राहु भी युति में रहेंगे, और कुंभ में जो है शनि शुक्र की युति रहेगी, और आपके लिए जो है अष्टम भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो है वह विशेष ध्यान देने की जरूरत यह रहेगी कि कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए जो स्थितियां हैं वह थोड़ा सा जो है डराने वाली रहेंगी। आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक रूप से चोट लगना, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लंबी यात्राएं अगले 30 दिनों तक अवॉइड कर दें, खास करके अगर स्वयं सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं, अकेले यात्रा करते हैं आप, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। जो जरूरी यात्राएं हों उन्हीं को किया जाए और किसी को साथ लेकर किया जाए। साथ ही साथ अगर अगले 40 दिनों के अंदर कोई ऐसी दिक्कत है पुरानी जिसमें डॉक्टरों ने सलाह दिया हुआ है सर्जरी इत्यादि की, तो आंख बंद करके करा लीजिए, नहीं तो अगर समय बर्बाद करेंगे इस ग्रहण प्रभाव में तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सजगता, और कई बार ग्रहों का संकेत किसी ऑपरेशन या सर्जरी को शुभता ही देता है, नकारात्मकता रविंद्र जी नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जो है यह ग्रहण जो है सिंह राशि में लग रहा है, और कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है बहुत शुभतापूर्ण है, खास करके इनके रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए। नौकरी में परिवर्तन कराएगा, नौकरी में शुभकारी जो है चेंजेस देखे जाएंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि हो सकता है। लेकिन इनको पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में संभल कर रहने की जरूरत है, और छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध थोड़ा सा बिगड़ सकते हैं। बात होगी अब इस ग्रहण के दुष्प्रभाव की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातक जो हैं पूर्ण रूप से गुरु प्रधान हैं, और मीन राशि में जो है विशेष रूप से जो है शनि और शुक्र की युति बनी रहेगी, क्योंकि शनि जो है मीन राशि में ही विराजमान है, और आने वाले समय में जो है 2 अप्रैल को जो है मंगल भी गोचर करके शनि के साथ युति ले लेंगे। तो ऐसी अवस्था में मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभकारी है, हालांकि कई चीज़ों में, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित होंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिनमें जो है ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकता है। उस समय विचलित ना होकर के अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर भरोसा करके आगे बढ़िए, अडिग रहिए, आपकी सफलता जो है आपके कदमों में होगी। मीन राशि वालों के लिए इस ग्रहण प्रभाव में जो है थोड़ा सा जो संभलने की जरूरत है, वह किसी के प्रभाव में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। बहुत सारे नए सलाहकार आपके आसपास घूमेंगे, लेकिन अपनी विद्वता, अपनी काबिलियत पर ही भरोसा करिएगा, इसके अन्यत्र किसी चीज़ पर नहीं। पंडित जी, मैं पॉडकास्ट के आखिर में आपसे चाहूँगा कि रंगों की होली धुलेंडी खेलने के दौरान या फिर आपका होलिका दहन के वक्त उस दिन हम किस तरह के मंत्रोच्चार कर सकते हैं? कोई खास ऐसा मंत्र है जिससे मन की शांति हो, परिवार की शांति और समृद्धि हो? कोई इस तरह का मंत्र आप बताना चाहेंगे, सूत्र यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक चीज़ और बता दूं, हालांकि हम लोगों ने चर्चा किया इसका सूक्ष्म रूप से, इस अंतिम प्रश्न को थोड़ा सा जो है पूर्णता की तरफ ले जाया जाए कि होली खेलने के दिन, धुलेंडी के दिन जो राख है वह स्पर्श अपने बड़े बुजुर्गों को पहले करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद जो है जा कर के गुलाल जो है वो भगवान गणेश को अर्पित करें, चढ़ाएं, उनके चरणों में लगाएं। मैं बार बार रविंद्र जी कहता हूँ, मस्तक पर नहीं, अपने गुरु, अपने जो है ईष्ट, उनके चरणों में हमें दंडवत रहना चाहिए। उनके चरणों में हमारा स्थान है, और जब हम चरणों में लगाते हैं तो राहु शांत होता है, केतु का रहस्यात्मक भाव शांत होता है, और गुरु का प्रभाव बढ़ता है। यानी कि गुरु सूर्य मंगल बली होगा तब, और तब जाकर के गुलाल किसी को स्पर्श करें, उसके पहले गुलाल किसी को ना लगाएं। और अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। होली के दिन हो या कोई बड़ा ऐसा ग्रहीय परिवर्तन, क्योंकि एक दिन पहले ही जो है धुलेंडी से पहले ग्रहण घटित हुआ रहेगा, तो जाहिर सी बात है ऊर्जाएं सबकी जो है व्यथित रहेंगी, डिस्टर्ब रहेंगी। तो आप सबसे सर्वोत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। यह महाविद्या के अंतर्गत भगवान रुद्र, भगवान विष्णु दोनों को सामूहिक जो है आवाहन करने के लिए प्रयोग होता है। और आप अगर
उस दिन मानसिक रूप से जब भी खाली बैठे हों, भाई कई बार हम ऐसा होता है कि मेहमानों का इंतजार करते हैं, गली में लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, जब भी खाली बैठे हों मन में जाप करते रहें। मानसिक जाप के लिए कितनी बार कुछ मतलब इस कुछ नहीं, अनकाउंटेड करिए, मन को हाँ, क्योंकि होली का दिन ऐसा नहीं कि आसन लेकर के हम माला जप कर पाए। भाई कोई आ गया माला खंडित हो जाएगी। जब माला नहीं कर रहे हैं तो संख्या का कोई स्थान ही नहीं है, और जब मानसिक असंख्य किया जाता है तो उस माला से कई गुना फल मिलता है रविंद्र जी, क्योंकि उस समय आप समर्पित करेंगे, बाध्यता नहीं है, मन को स्थिर करके करेंगे। तो मानसिक जाप कर ही हम तब पाते हैं। आप कुछ देर प्रयास करिए मानसिक जाप करने का, अगर मन स्थिर नहीं है तो आप जाप ही नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक जाप को इसीलिए जाप में सर्वोत्तम माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपने ब्राह्मणों को देखा होगा, जब जाप करते हैं तो बस जिह्वा अंदर बाहर नहीं निकलती, बस लिप्स जो हैं, होठ जो हैं हिलते हैं, और मानसिक जाप वो चलता रहता है। और मानसिक जाप तभी होगा जब मन स्थिर होगा, और उसका फलित अलग है, अनंत है रविंद्र जी। मैं पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि पंडित राकेश चतुर्वेदी जी की तरफ से जो भी भ्रांतियाँ, जो भी कन्फ्यूज़न इस बार होलिका दहन को लेकर, रंगों के पर्व को लेकर, चंद्र ग्रहण को लेकर आपके मन मस्तिष्क में होंगी, वो दूर हो जाएंगी। और न सिर्फ इस बार की होली को लेकर बल्कि